हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। इस चैप्टर की काफ़ी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने प्रशासनिक केंद्रों के बारे में पढ़ा था जो चोला वंश के दौरान चलते थे। साथ ही हमने मंदिर नगर और तीर्थ केंद्रों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने खास तौर पे तंजावुर मंदिर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने छोटे नगरों का संजाल देखा था कि किस तरह उनका नेटवर्क पूरी तरह से बिछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनके बाज़ार किस तरह से होते थे। और उसके बाद हमने देखा था काबुल में किस तरह से काबुल और कंधार बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि वो सिल्क रूट से कनेक्टेड थे। आज की वीडियो में हम नगरों में शिल्प करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन क्राफ्ट्स इन टाउन। बीदर के शिल्पकार जो थे वो तांबे और चांदी में जड़ाई का काम करते थे और उनका ये काम इतना सुंदर था कि वो सारे जगह पर इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना फेमस हो गया कि उसका नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल होता है जो विश्वकर्मा समुदाय के लोग थे और इस समुदाय में कौन सब आते थे? इसमें आते थे सुनार, लोहार, कंसेरे, राजमिस्त्री और यहाँ तक कि बढ़ई भी। अब आप सोच रहे होंगे ये कंसेरे क्या होते हैं, है ना। सुनार तो आपको पता है सोने का काम करते हैं, लोहार लोहे का काम करते हैं, लेकिन कंसेरे क्या हैं? कंसेरे हैं जो कांसे के बर्तनों का काम करते हैं जिसे इंग्लिश में हम ब्रोंज स्मिथ कहते हैं। तो ये सब लोग विश्वकर्मा समुदाय के लोग थे और ये लोग इतनी ज़्यादा इनका कामकाज बढ़ता गया कि मंदिरों के निर्माण में भी इनकी ज़रूरत पड़ने लगी। मंदिरों के साथ साथ राजमहलों में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि भवन बनते थे, तालाब, जलाशय, उस समय इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा निर्माण होता था। ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था। तो इसलिए ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए, ये इन सब चीज़ों का निर्माण करने के लिए इनकी जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई। इसी तरह सैलियार या जिसे कैकोलार भी कहते थे, उनका बुनकर का कामकाज होता था और इतना समृद्धिशाली उनका समुदाय बन गया, यानी इतनी प्रॉस्परस वो कम्युनिटी हो गई कि क्योंकि उनका काम बहुत चलता था तो इतना उनके पास पैसा हो गया कि वो मंदिरों को दान दक्षिणा बहुत करते थे। साथ ही साथ वस्त्र निर्माण का काम जो था उन दिनों बहुत अच्छा चलता था। कपास यानी कॉटन जिसे हम कहते हैं ना, कॉटन का काम बहुत चलता था। कॉटन की सफाई करना, उसे काटना, उसे रंगना, ये जो काम था इतना अच्छा चलता था कि एक स्वतंत्र व्यवसाय बन गया, यानी वो एक इंडिपेंडेंट इटसेल्फ एक क्राफ्ट बन गया। तो ये सब हमने देखा। और क्राफ्ट बनने के अलावा इसी काम के लिए अलग अलग विशेषज्ञ होते थे। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर कढ़ाई का काम किया हुआ है इस शॉल पर। तो इस तरह क्राफ्ट्समैन जो थे वो अपना टैलेंट दिखाते थे। चलिए अब देखते हैं शहरों के बदले हुए भाग्य, यानी चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। किस तरह नगरों का भाग्य बदलता रहा। बहुत समय तक अहमदनगर, गुजरात में एक जगह है अहमदनगर, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो खूब समृद्ध हो रहे थे, बहुत उनका काम चलता था। लेकिन दूसरी तरफ तंजावुर के बारे में हमने पढ़ा था। तंजावुर पहले तो बहुत समृद्ध था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के चलते उसका जो व्यापार था, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत कम होती गई। और इसी काल की बात है, इसी समय की बात है जब पश्चिम बंगाल में भागीरथी की तट पर, यानी भागीरथी जो नदी है उसके किनारे पर एक जगह थी जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। वो जगह रेशम के कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। रादर एक मेन सेंटर, प्रमुख केंद्र था वो। वहाँ पर सिल्क का कपड़ा बहुत अच्छा मिलता था। यहाँ तक कि वो जगह इतनी फेमस थी कि 1704 में बंगाल की राजधानी भी बन गई थी वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी भी इम्पोर्टेंस कम होती गई। क्यों कम होती गई? क्योंकि जो वीवर्स थे वहाँ पर, कपड़े बुनने वाले थे, जो बुनकर जो थे, उनको बहुत कंपटीशन देने लगी। इंग्लैंड से जो अच्छी फैक्ट्रीज से कपड़ा बनकर आता था तो वो लोग हाथ से काम करते थे, तो धीरे धीरे उनका काम जो था वो धीरे धीरे बंद होता गया। तो मुर्शिदाबाद की इम्पोर्टेंस भी कम हो गई। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, यानी आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी। अब हम्पी जो नगर है ये कृष्णा और तुंगभद्र के बेसिन पर था, यानी उसकी घाटी में स्थित था। साथ ही साथ इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि 1336 में विजयनगर नाम का एक साम्राज्य था जिसका ये केंद्र स्थल था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन अंडरलाइन। 1336 में विजयनगर नाम से जो साम्राज्य था उसका केंद्र रहता था हम्पी नगर। और हम्पी नगर के जितने भी खंडरात थे वो इतने सुंदर थे कि वो खंडरात से भी पता चलता था कि वहाँ पर किलेबंदी बहुत ही अच्छी रहती थी, बहुत उच्च कोटि की रहती थी। साथ ही साथ जो किले की दीवारें थी
उनको देखकर ये पता चलता था कि वहाँ पर कोई गारा या चूना इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो शिलाखंड थे उनको आपस में एक दूसरे के अंदर फंसाकर इंटरलॉक कर कर गूंधा गया था। हम्पी की जो वास्तुकला थी उसके बारे में तो हमने देख ही लिया कि वो बहुत अच्छी थी, इसलिए वहाँ पर बहुत विशाल भवन बनाए गए थे जिनमें बहुत सुंदर सुंदर मेहराब और गुंबद थे, यानी आर्क्स थे वहाँ पर बहुत सुंदर, और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर डोम्स भी बनाए गए थे। वहाँ पर जो खम्बे थे यानी स्तंभ जो थे वो इतने विशाल थे कि उनमें मूर्तियाँ रखने के लिए अलग से आले बनाए गए थे। उनके गार्डन्स इतने वेल प्लान्ड थे, इतने सुनियोजित थे बाग बगीचे, कि वहाँ पर कमल और टोडों की आकृतियों वाले मूर्तिकला के जो नमूने थे वो बहुत देखने को मिलते थे। अब 15th और 16th सेंचुरी जो थी वहाँ पर हम्पी में इतना ज़्यादा वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ रहती थी कि हम्पी उसी के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया। वहाँ पर जो बाज़ार रहते थे उसमें मुस्लिम सौदागर, चेटियाँ और पुर्तगाली जैसे यूरोपियन व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था, यानी वहाँ पर जो यूरोपियन व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा आते रहते थे। उस समय जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो सारे के सारे मंदिरों में किए जाते थे। और जो देवदासी, साथ ही साथ उस समय देवदासियां, जो टेम्पल डांसर्स जिन्हें हम कहते हैं, के सामने टेम्पल डांसर्स जो थी वो विरूपाक्ष कहते हैं, विरूपाक्ष के सामने, और साथ ही साथ देव प्रतिमाएं जो जिनके आगे वो डांस किया करती थी, राजा के सामने, देवता की राज के आगे, राजा के आगे, और राजा के सामने वो जो भी राजवंश के लोग हैं, साथ ही साथ जैसे वो आज नाच किया नवरात्रि के पर्व को खूब महानवमी का पर्व जिसे हम आज की महानवमी का पर्व यानी ये जो अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि बीते हैं उस समय भी उस समय धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ तक कि ये जो महानवमी का पर्व रहता था उस समय राजा अपने अतिथियों को, उनके जो भी गेस्ट होते थे उनका खूब आदर सत्कार करते थे, और साथ ही साथ जो अधीनस्थ व्यक्ति होते थे राजा के राज दरबार में उनसे वो नजराने और उपहार लिया करते थे, यानी जो भी उनको गिफ्ट्स दिए जाते थे उनके अधीनस्थ लोगों द्वारा वो एक्सेप्ट करते थे उस समय। और वहीं पर जहाँ राजा विराजमान यानी राजा जहाँ पर बैठता था वहाँ पर खूब नृत्य संगीत और ये सब मतलब राजा के ऑनर के लिए, राजा के आदर सत्कार के लिए ये सब किया जाता था वहाँ पर। और साथ ही साथ नृत्य के साथ मल्ल युद्ध का कार्यक्रम भी चलता था जो कि राजा देखा करते थे। अब 1565 में दक्कन के सुल्तानों ने, अब उसमें कौन कौन सी जगह थी, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीरद, यहाँ के इन सभी जगह के जो शासक थे उन्होंने विजयनगर को हरा दिया वॉर में, यानी युद्ध में। विजयनगर को हराने के बाद क्या हुआ कि ये जो हम्पी नगर था ये पूरी तरह से इसका विनाश हो गया, एंड दिस इज़ हाउ हम्पी हैज़ लेड टू एन एंड। इस तरह से हम्पी जो नगर था वो एक अंत उसका हो गया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट लाइन हमने पढ़ी इसे अंडरलाइन कर लीजिए। 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के द्वारा विजयनगर को जब पराजय कर दिया करे यानी हरा दिया गया, उसके बाद हम्पी का विनाश हो गया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। अभी हमने हम्पी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अ गेटवे टू द वेस्ट, सूरत। अब सूरत को हम पश्चिम का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनकर, है ना। तो चलिए, सूरत जो है वो गुजरात में है और मुग़ल काल के समय इसे कैम्बे और बाद में खंबात के नाम से जाना जाता था, और इसे ही हम अहमदाबाद भी कहते हैं। तो गुजरात में जितना भी पश्चिमी व्यापार होता था उसका ये बहुत बड़ा एक वाणिज्य केंद्र बन गया था, यानी कि इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। सूरत को पश्चिमी एशिया के साथ भी व्यापार का बहुत बड़ा एक द्वार माना जाता था जो कि ओरमुज़ की खाड़ी से होकर निकलता था। उसके अलावा सूरत जो है वो मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, और ऐसा क्यों कहा जाता था क्योंकि जितने भी हज यात्री होते थे उनके जहाज़ यहीं से ही रवाना होते थे, यहीं से उनके जहाज़ जो थे वो सेल किए जाते थे। अब इसके अलावा जो सूरत है उसकी एक और ख़ास चीज़ क्या है कि ये सर्वदेशीय नगर था। अब सर्वदेशीय नगर क्या हुए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर सभी देशों के, सभी जगह के, जाति धर्म के लोग आकर रहते थे।
सूरत की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि 17th सेंचुरी में यहाँ पर डच, अंग्रेज़ और पुर्तगाली जो थे उनके कारखाने और माल गोदाम यहीं पर स्थित थे। यहाँ तक कि एक इतिहासकार यानी हिस्टोरियन है जिनका नाम है ओविंगटन, 1689 में वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सूरत का बंदरगाह है ये इतना ज़्यादा फेमस था, इतना ज़्यादा यानी लोकप्रिय था कि यहाँ पर अनेक देशों के जो जहाज़ हैं, यानी कि एक बार में 100 से भी ज़्यादा जो जहाज़ हैं वो इस बंदरगाह पर खड़े रहते थे, यानी यहीं पर वो रुके रहते थे। तो इतना बड़ा ये बंदरगाह था जहाँ पर बहुत सारे देशों के जहाज़ यानी 100 से भी ज़्यादा जो जहाज़ थे वो एक ही बारी में इतने सारे खड़े हो जाते थे। इसके अलावा सूरत जो है वो कॉटन के कपड़े के लिए बहुत फेमस था, यहाँ तक कि वहाँ पर थोक और फुटकर की कीमतों पर कपड़े बेचे जाते थे कॉटन के, यानी रिटेल और होलसेल प्राइस दोनों पर कपड़े बेचे जाते थे। और यही का गोटा पट्टी का काम आपने बहुत बार मार्केट जाते हैं तो सुना भी होगा शायद कि सुनहरे गोटा पट्टी का जो काम है जिसे हम जरी का काम कहते हैं वो भी बहुत फेमस था। और उसी के लिए, इस जरी के काम के लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भेजा जाता था, यानी उसका व्यापार किया जाता था। अब क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से लोग आते थे तो उनके लिए बहुत सारे विश्राम गृह यानी कि रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, और रेस्ट हाउसेस के साथ साथ बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी जो कि मनोरंजक स्थल भी थे, यानी एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी यहाँ पर बहुत सारे थे। अब सूरत में ही जो महाजन थे और महाजन के साथ साथ काठियावाड़ी सेठ जो थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बना रखी थी। यहाँ तक कि सूरत में जो जारी की जाती थी हुंडियों क्या होता था, जिस तरह आज की डेट में हम एफडी होती है ना, हमारी बैंक में जमा होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, एक पेपर होता है जिसमें लिखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कितने पैसे जमा किए। इसलिए इस हुंडियों को ये उस टाइम इतनी फेमस थी कि मिस्र में कहरिया, इराक, बसरा, बेल्जियम आदि जो बाज़ार थे वहाँ पर इसको मान्यता भी प्राप्त थी, यानी इनको वहाँ पर दिखाया जाता था तो पैसे मिल जाते थे जितने भी जमा किए गए हैं। जिस तरह हमने अभी अभी हम्पी नगर का पतन पढ़ा, उसी तरह 17th सेंचुरी में सूरत का भी धीरे धीरे पतन होने लगा। अब इस पतन के कई कारण थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर बाज़ारों में प्रोडक्शन कम हो गई, यानी उत्पादकता जो थी उसकी हानि हुई और धीरे धीरे वो कम हो गई। साथ ही साथ पुर्तगालियों द्वारा जो समुद्र मार्ग पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया था, यानी कंट्रोल कर लिया था पुर्तगालियों ने, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर धीरे धीरे सूरत जो था वो डाउनफॉल की ओर आता गया। और सबसे बड़ा कारण रहा मुंबई, जिसे हम पहले बम्बई कहते थे। अब बम्बई कारण क्यों रहा, क्योंकि आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1668 में, ठीक है। तो 1668 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उन्होंने मुंबई को अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था सूरत के प्रोडक्शन पर। और आज भी अगर हम देखें आज की डेट में तो सूरत एक बहुत बड़ा वाणिज्य केंद्र है, बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर है ये। तो इस तरह सूरत का हमने देखा कि कैसे कैसे सूरत जो था वो पहले बहुत ज़्यादा फ्लरिश भी हुआ, लेकिन कुछ कारणों के कारण धीरे धीरे वो उसका पतन भी हुआ। अब आगे के चैप्टर्स के जो टॉपिक हैं उसको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिए। सो सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।